नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकली हुई है, इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन का हम इस वीडियो में पूरे हिंदी से डिटेल से देखने वाले हैं। यदि आप भी ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर भरने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले उसकी जानकारी हमको पूर्ण रूप से होना जरूरी है, ठीक है। तो बिना जानकारी के हम किसी भी प्रकार का गलतियाँ कर देते हैं, तो इस गलती से बचने के लिए और हम ऑनलाइन फॉर्म एक सही रूप से भरने के लिए नोटिफिकेशन को कंप्लीट जानना या फिर इसकी सटीक जानकारी होनी या पूर्ण जानकारी होना जरूरी है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम इसकी पूरी डिटेल हिंदी में समझाने वाले हैं या फिर हिंदी में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है केंद्रीय रोजगार अधिसूचना CEN क्रमांक 8/2024 7वें CPC वेतन मैट्रिक के स्तर एक विभिन्न पदों की भर्ती के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया है, ठीक है। महत्वपूर्ण तिथियां और समय दिया हुआ है। सांख्यिकी सूचना की तिथि है 28 दिसंबर 2024। इस नोटिफिकेशन को जो पब्लिश या फिर प्रकाशित करने का जो डेट है वो 22 जनवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन पब्लिक किया या फिर प्रकाशित किया है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि और समय। आवेदनों को ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन प्रारंभ होता है 23 जनवरी 2025 रात के 12 बजे के बाद से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ 23/1/2025 मतलब यहाँ समय तो नहीं दिया, डेट दिया हुआ है, इसका मतलब रात के 12 बजे से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है आवेदनों को ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि है यहाँ 22 फरवरी 2025 23:59 मतलब रात के 11:59 को यह ऑनलाइन फॉर्म भरना समाप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ लिखा है तिथि और समय। अंतिम तिथि अर्थात 22 फरवरी 2025 23:59 के बाद ऑनलाइन शुल्क भुगतान की तिथि, ठीक है। तो दोस्तों जब आप 22 फरवरी 2025 तक रात के 11:59 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि आपका फॉर्म जो ऑनलाइन शुल्क है नहीं पेमेंट नहीं कर पाते किसी कारण से, तो आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया गया है, ठीक है। वो है आपको 23 फरवरी से 24 फरवरी तक का आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 23 फरवरी से 24 फरवरी तक रात के 11:59 तक आप या पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया संशोधन का डेट है। संशोधन शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार करने का जो विंडो खुलेगा 25 फरवरी से 6 मार्च तक का आप ऑनलाइन फॉर्म सुधार कर सकते हैं किसी भी प्रकार का गलती हो तो, ठीक है। यहाँ पे और एक दिया है, कृपया ध्यान दें, खाता बनाए फॉर्म और चुने हुए रेलवे भरे गए विवरण को संशोधित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये दो जो सूचना है या फिर जानकारी है, आप फॉर्म भरने के बाद इसको चेंज नहीं कर सकते। क्या जब आप अकाउंट बनाते रहते हैं आरआरबी के वेबसाइट में, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड जब बन जाता है अकाउंट के लिए तो उसके बाद ही आप लॉगिन होकर फिर से फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। तो पहले आप अकाउंट बनाएंगे तब ये खाता बनाए, ठीक है। जब आप अकाउंट बनाते रहेंगे तो उसमें जो भी जानकारी आपका बेसिक रहता है, नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, ये है आपका अकाउंट बनाते टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद जब रेलवे का जब फॉर्म भरते रहेंगे उसके बाद रेलवे से संबंधित जो भी जानकारियाँ देंगे, जैसे रेलवे जोन हो गया, कौन से पोस्ट के लिए आप भरना चाह रहे हैं, ये सब चेंज नहीं होगा ना। तो इसलिए आप अच्छे से मतलब फॉर्म भरते टाइम और आपको जो भी मतलब जानकारी देना सटीक जानकारी देना, ठीक है, क्योंकि ये आपको चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिया है जो भी जानकारी है, ठीक है। तो 8 जो सेंट्रलाइज इम्प्लॉयमेंट नंबर है तो 8/2024 अपलोड किया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए लिंक इसकी वेबसाइट पर, आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव होगा, ठीक है। आरआरबी की वेबसाइट पे इसका जो लिंक है RRB.gov.in है इसका वेबसाइट है, ठीक है। आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो इसका ऑनलाइन भरने का लिंक खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड बिंदु में दिया है इसकी जो एग्ज़ाम होगी CBT की तिथि, ठीक है। जो CBT एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का जो समय और CBT का परिणाम इसी वेबसाइट में आएगा, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस होगा और इस कंप्यूटर बेस से जो एग्ज़ाम संचालित होगा इसका भी रिजल्ट आरआरबी के वेबसाइट पे ही अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हर कुछ जानकारी आपको वेबसाइट पे ही मिलेगा, ना कि SMS हो गया या फिर जीमेल हो गया या फिर व्हाट्सअप हो गया, ये सब में आपको इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी, ठीक है। यहाँ PET या दस्तावेज सत्यापन, ठीक है, यहाँ फिजिकल हो गया, दस्तावेज सत्यापन हो गया या फिर चिकित्सा परीक्षण हो गया, ठीक है। ये सब समय समय के जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन या फिर अपडेट आप सबको रेलवे बोर्ड में ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से और लास्ट में देखते हैं यहाँ आरआरबी द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी तरह पूर्ण आवेदन 22 फरवरी 2025 रात के
11:59 तक आप सभी जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं आप इस डेट तक ऑनलाइन फॉर्म भर लेंगे, ठीक है। लास्ट में आपको सर्वर डाउन होने के कारण आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। जिसको भी भरना है 22 फरवरी तक अपना आवेदन फॉर्म कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है। यदि पेमेंट फीस अगर नहीं कटा या फिर पेमेंट नहीं करें तो अलग बात है, पेमेंट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बट लेकिन फॉर्म भरना कंप्लीट होना चाहिए ना। उसके बाद नीचे जो उसका विवरण दिया हुआ है तो उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रारंभिक वेतन है, ठीक है, आपको 18,000 से 22,000 के बीच में आपका जो प्रारंभिक वेतन है वो रहेगा, ठीक है। आपका आयु सीमा है 1 जनवरी 2025 के जो डेट है उस डेट से आप यदि अपनी आयु की गणना करेंगे तो मिनिमम आपको 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 36 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। इस डेट के बीच में ही आपका जो एज है वो होना चाहिए, ठीक है। उसमें जो टोटल पोस्ट है 32,438 पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है। या एक तारांकित से या एक लाइन लिखा हुआ है, इसमें दिया है कोविड-19 महामारी के कारण आयु सीमा पार कर चुके रेलवे में भाग लेने का जो अवसर चूक गए हैं, कई उम्मीदवारों को राहत प्रदान करने के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से 3 वर्ष की एक मुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। यदि आपका 36 वर्ष है, 36 वर्ष से क्रॉस हो जाता है तो आपको 3 साल का और एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको टोटल 39 साल तक के जो भी अभ्यर्थी हैं, उम्मीदवार हैं, आप भर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे 3 वर्ष और एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी से संबंधित दिया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस या फिर पीडब्ल्यूएस, ठीक है, इकोनॉमी सेक्शन या फिर विकलांगता, ठीक है, या फिर भूतपूर्व सैनिक, इन सब के लिए आरक्षण तथा विभिन्न पात्र श्रेणियों के लिए आयु में छूट दिया गया, ठीक है। CBEN के विवरण के अनुसार लागू होगा, ठीक है, जो नीचे टेबल में इसका पूरा डिटेल से दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया है उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन जो आवेदन पत्र है, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2025 तक के निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, ठीक है। दोस्तों आप यही है कि जो फॉर्म भरने के लिए सभी प्रकार का जानकारी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देख पा रहे हैं यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 22 फरवरी 2025 तक का सभी निर्धारित पात्रता पूरा होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ठीक है। आपका रिजल्ट कब तक का पास होना चाहिए वो सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यही बात वीडियो शुरू करने से भी पहले बताया था, जब तक आप किसी फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उसकी पूरी कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको होना चाहिए, ठीक है। तो योग्यता के अंतिम परिणाम की परीक्षा कर रहे उम्मीदवार जिनके अंतिम परिणाम ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद घोषित किए जाएंगे तो उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए। बात यही है, ठीक है, कि इसमें हुई बता रहा है कि देख यहाँ पे आपका अंतिम तिथि कब है, 22 फरवरी 2025 तक का ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। आपका रिजल्ट इससे पहले आना चाहिए या फिर आपका रिजल्ट इससे पहले घोषित होना चाहिए, ठीक है। यदि आपका रिजल्ट 22 फरवरी 2025, ठीक है, इसके बाद आता है तो आपका जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो यही बात बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि जब भी आप किसी भी फॉर्म को भरते हैं तो यह सटीक जानकारी होना जरूरी है। तो बात तो ये है, ठीक है। तो इस डेट से पहले आपका रिजल्ट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आप निर्धारित पात्रता को पूरा करना चाहिए, ठीक है। योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार अंतिम परिणाम के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद घोषित किए जाएंगे तो यह उम्मीदवार या उन्हें आवेदन करने की नहीं करना चाहिए, ठीक है। दिनांक 21/6/2024 से प्रभावी है, ठीक है। यहाँ तक का आपका जो रिजल्ट है प्रभावित रहेगा, ठीक है। सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों को रोकथाम अर्थ विधेयक 2024 अधिनियम के आकर्षित किए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये यहाँ राजपत्र में उल्लेखित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि इस अधिसूचना में निहित वेबसाइट पर उपलब्ध CEN में संपूर्ण निर्देश और जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ लें, ठीक है। जो भी है आप जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बाद ही यह आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु आता है उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि इस सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नंबर के पैरा 21.A और B में बताई गई जो RRB या RRC की केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही यह जानकारी और फर्जी वेबसाइट और नौकरी कैटेगरियों से बहुत सावधान रहें, ठीक है। CBT की जो तिथि है, जो कंप्यूटर बेस्ड तिथि है, और CBT का जो परिणाम है इसके आधिकारिक वेबसाइट पर ही अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद PET हो गया, दस्तावेज सत्यापन हो गया, चिकित्सा परीक्षा हो गया, ठीक है, पैनल के ये सब मतलब आपको समय समय पे RBI के वेबसाइट पे ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये आपका देख सकते हैं उम्मीदवार के पास अपना स्वयं का मोबाइल नंबर होना और
वैध सक्रिय व्यक्तिगत ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये सब आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। खुद के मोबाइल नंबर होने चाहिए और खुद का ही ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप यहाँ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे तो दोनों आपको वेरीफाई के लिए ओटीपी आएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर वेरीफाई के लिए भी ओटीपी आएगा और ईमेल आईडी वेरीफाई के लिए भी ओटीपी आएगा। वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये तभी आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यह दिया हुआ है। इसको अपने जब तक इसका जो ऑनलाइन फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। ये स्वयं को होना चाहिए। उसके बाद यहाँ दिया है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से केवल एक ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी। जब तक ये दोनों आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वेरिफिकेशन करने के लिए तो आपको चाहिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ आवेदन केवल आरआरबी की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से ही ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ठीक है। आप किसी भी दूसरी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीदवार को ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, CA नंबर, ठीक है। पैरामीटर तालिका और रिक्तियाँ देखना चाहिए, ठीक है। उम्मीदवार को पात्रता रेलवे और रेलवे के भीतर की जो पदें हैं उसको भी आप अच्छी भली भांति चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। आपका आप कौन से पद हैं या फिर आपके पास क्या योग्यता रखते हैं, ये सब आपको देखना चाहिए, ठीक है। यहाँ किसी भी प्रकार की किसी फर्जी आदमियों के बीच में आप ना पड़ें, ठीक है। जानकारी झूठी गलत उम्मीदवार को कोई प्रासंगिक जानकारी छिपाई या उम्मीदवार के पद पात्रता मानदंड पूरा नहीं करता है तो उसके उम्मीदवार की तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। आप किसी भी जो भी जानकारी दे रहे हैं आपके पास मान्य होना चाहिए, ठीक है। तभी आप आवेदन आपका मान्यता रहेगा, ठीक है। आप किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देके यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आगे कहीं ना कहीं आपका निरस्त कर दिया जाएगा जब आपको रेलवे बोर्ड के पता चल जाएगा, तो ठीक है। यह अभ्यर्थी आवेदन करने के बाद भी रेलवे चुनी गई जानकारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर आवेदन विवरण में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। वही मैं जो भी बोल रहा था कि जब खाता आप बनाएंगे तो उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपका खाता बनाते समय ये लगता है, ठीक है। यहाँ दिया जो भी खाता बनाते समय दी गई जानकारी आपको चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यही बता रहे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कभी भी संशोधन नहीं कर सकते, मतलब इसको सुधर नहीं सकते हैं। लेकिन संशोधन शुल्क भुगतान करने आवेदन में सुधार के लिए संशोधन विंडो के अंतिम तिथि के भीतर, हालांकि आवेदन में सुधार के लिए संशोधन विंडो की अंतिम तिथि 6 मार्च 2025 के बाद आवेदन की दी गई जानकारी संशोधन के किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपको 6 मार्च तक का किसी भी प्रकार का सुधार करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ मेडिकल फिटनेस से संबंधित है। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस पद के लिए चयन कर रहे हैं तो उसके लिए निर्धारित मेडिकल मानकों को पूरा करना, ठीक है। यदि आप जिस भी पद, यहाँ बहुत सारा पद दिया और उसके लिए क्या क्या आपका शारीरिक क्षमता होना चाहिए, ठीक है, तो वो सब दिया हुआ है, तो वो सब आपको पहले चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। ये आयु सीमा, ठीक है। जो भी आप आयु सीमा का मानदंड या निर्धारित करने वाले हैं तो 1/1/2025 के डेट के हिसाब से आप निर्धारित करेंगे कि अभी वर्तमान में आपका आयु कितना चल रहा है, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है कि SC ST OBC PWD EWD की स्थिति किसी भी अन्य लाभ जैसे शुल्क, रियासत, आरक्षण, आयु में छूट आदि का दावा करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार के यह सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नंबर के तहत ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि मान्य होगा, ठीक है। ये सब वही दिए हैं। CBT PET के केंद्र में शहर का आवंटन तकनीकी और तार्किक वैधता पर निर्भर करके उम्मीदवार को CBT या PET में भाग लेने के लिए अन्य शहरों राज्यों की पात्रता करनी पड़ सकती है। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में बदलाव के अनुरोध की अनुमति नहीं की जाएगी, ठीक है दोस्तों। आप ध्यान रहे कि यदि आपको बाद में परीक्षा केंद्र अगर चेंज वेंज करना है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको ये सारा जितना भी मतलब इसका प्रोसेस है, ठीक है, जैसे एग्जाम हो गया, PET हो गया या फिर DV डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन, ये सब आपको एक ही जगह करना है। तो आप आपके नज़दीकी शहर या फिर आपको आने जाने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो ऐसा शहर को ही सेलेक्ट करना चाहिए। बाद में आपको किसी प्रकार का चेंज नहीं किया जाएगा, ये तो दिख रहा है, ठीक है। परीक्षा केंद्र में बदलाव के अनुरोध की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवार को एक खाता बनाने के लिए कहा जाएगा, वही है, ठीक है। इसमें किस किस प्रकार का आपको ध्यान रखना चाहिए आप यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अपने सबसे पहले, ठीक है, यहाँ जाएंगे लॉगिन करने और आवेदन करने के लिए समान खाता क्रेडेंशियल का उपयोग करना चाहिए। यदि उम्मीदवार ने खाता नहीं बनाया तो उसे इस CN के लिए आवेदन भरने से पहले खाता बनाना आवश्यक होगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि खाता बनाने के लिए आवश्यक विवरणों का अत्यंत सावधानी से भरें। मैं वही बोल रहा था, इसमें खाता बनाते समय सब कुछ एक ध्यान में रखते हुए ही जानकारी देना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का ये खाता बनने के बाद आपको चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ना मोबाइल नंबर, ना ईमेल आईडी, किसी प्रकार का यह संशोधन नहीं किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है, ये सब तो आप देख चुके हैं, ऑनलाइन फॉर्म कब से कब भरना है और कब से कब चेंज करना है वो सब दे चुका है। यहाँ पे आपको
प्रत्येक अवसर के लिए आप 250 रुपया इसको एसटी के लिए, ठीक है, और 500 रुपया जनरल के दिया हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं किसी भी प्रकार का यदि आप इसकी आरआरबी के वेबसाइट से या फिर हेल्पलाइन नंबर से बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। यदि ईमेल करना चाहते हैं तो ये ईमेल है, ठीक है, और ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। यदि कॉल में आप हेल्प लेना चाहते हैं तो दिया हुआ है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रतिबंधित वस्तुएं मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, कलाई की घड़ी या कोई अन्य संचार उपकरण या पेंसिल, वॉलेट, पर्स, जूता, बेल्ट और धातु के कपड़े जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परीक्षा हाल के अंदर सख्ती से प्रतिबंधित हैं। दोस्तों ये हर किसी भी एग्जाम में इसका कोई हेलो नहीं है, ठीक है, आप नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ परीक्षा के चरण, परीक्षा एकल चरण वाली कंप्यूटर आधारित होगा, ठीक है, सीबीटी बेस पे होगा और एक ही चरण में होगा, ठीक है। यहाँ रेलवे प्रशासन हालांकि एकल या बहुचरण मोड में सीबीटी आयोजित करने का अधिकार सुनिश्चित रखता है। सीबीटी में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता पीईटी से गुजरना होगा। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और शिक्षा पर सबसे पहले आपको यहाँ पे सीटी एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपका पीईटी होगा, ठीक है, शारीरिक दक्षता होगा, उसके बाद फिर आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, फिर लास्ट में आपका चिकित्सा परीक्षा होगा, ठीक है। और यह कॉल लेटर अभ्यर्थियों को आरआरबी या आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक से शहर और तारीख की सूचना, ई कॉल लेटर और यात्रा प्राधिकरण जहाँ भी लागू हो डाउनलोड करना होगा। आपका जो एडमिट कार्ड बोलें या फिर कॉल लेटर बोलें, आपको वेबसाइट पे ही ये उपलब्ध होगा और इसकी भी जानकारी सब कुछ आपको वेबसाइट पे ही दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यह हो गया। उसके बाद वही है, यहाँ पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग और पीईटी के लिए रेलवे आरआरबी के उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग के 3 गुना कर दी जाएगी, ठीक है। एक पोस्ट के पीछे 3 उम्मीदवार को बुलाया जाएगा, ठीक है। किसके लिए? एक जो भी मतलब पोस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्ट रेलवे आरआरसी के अनुसार उम्मीदवार की शॉर्ट लिस्ट रिक्तियों के 3 गुना की दर से की जाएगी। मतलब कोई मान के चल 10 पोस्ट हैं तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 30। मतलब एक पोस्ट के पीछे आपको 3 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यह दिया रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार इसमें वृद्धि या कमी हो सकती है। पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्ट सीबीटी में उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर की जाएगी। तो जब आप सीबीटी का एग्जाम कराएंगे तो उसके जो योग्यता होगा उसी के हिसाब से आपका ये शॉर्ट लिस्ट तैयार की जाएगी। और यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पोस्ट के पीछे 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। किसके लिए? पीईटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डीवी और मेडिकल परीक्षण के लिए उम्मीदवार की शॉर्ट लिस्ट रेलवे आरआरसी के अनुसार 1:1 की दर से की जाएगी, जो सीबीटी में उनकी योग्यता और पीईटी में उनकी योग्यता के आधार पर होगी। डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट के दिए गए उम्मीदवार को आधिकारिक आरआरसी वेबसाइटों के साथ साथ एसएमएस और ईमेल, ठीक है, जो एसएमएस और ईमेल उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा ताकि वे डीवी में उपस्थित होने के लिए अपने ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकें। इसकी सूचना ई कॉल लेटर की जो सूचना है उसको आप एसएमएस के माध्यम से और आप जो भी मतलब ईमेल आईडी दिए हैं उसके माध्यम से भी आपको भेज दिया जाएगा। और इसकी जो कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्ट है 1:1 के दर पे आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ एग्जाम का जो नंबर होता है उसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। अंक सीबीटी में गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक या नेगेटिव अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंकों का 1/3 भाग प्रत्येक गलत उत्तर में काटे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 भाग का मतलब 3 यदि 3 गलत प्रश्न करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ 1/3 नंबर काटा जाएगा तो इसका मतलब है कि 3 गलत होगा तो आपका 1 नंबर कटा जाएगा। क्यों? 1/3 1/3 1/3, इसका मतलब इसको जोड़ते हैं तो 3/3 होगा। तो ये बराबर 3 अगर मिस्टेक करते हैं तो तब आपका 1 नंबर काटा जाएगा, ठीक है। यही आपका इसमें बता रहा है, ठीक है। तो 1/3 के अनुपात में आपका नेगेटिव मार्क काटे जाएंगे बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है रिक्तियों की संख्या से अधिक उम्मीदवार को बुलाना। जो रिक्तियाँ होती हैं उनको उम्मीदवारों को बुलाना, निर्धारित संख्या से अधिक उम्मीदवारों को पीईटी और उसके बाद के चरणों के लिए बुलाया जा सकता है या उम्मीदवार के
ना आने और भर्ती प्रक्रिया में इसी तरह की अन्य अनिवार्यता का ध्यान रखने के लिए यह स्पष्ट रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीईटी और उसके बाद के चरणों को डीवीटी मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाए जाने और उम्मीदवार के होने का मतलब यह नहीं है कि उम्मीदवार की फाइनल शामिल किया जाएगा या रेलवे द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का अधिकार रखता है। दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात है, इसमें ये बोल रहे हैं कि जैसे आप परीक्षा फॉर्म भर दिए, मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरें, ठीक है, उसके बाद आपका सीबीटी एग्ज़ाम भी हो गया, उसके बाद पीईटी भी हो गया, एग्ज़ाम हो गया, फिजिकल हो गया, फिर डीवी हो गया, ठीक है, उसके बाद मेडिकल हो गया, उसके बाद फिर लास्ट में आता है ज्वाइनिंग, ठीक है। ये सब हो गया, सीबीटी हो गया, पीईटी हो गया, डीवी हो गया और मेडिकल परीक्षण भी हो गया। तो ये सब पास होने का मतलब ये नहीं है कि आप इस आपका पूरा पैनल वैकेंसी कंप्लीट या जो भी प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट होके आपका डायरेक्ट नियुक्ति में आप पूर्ण रूप से सक्षम हो गए हैं, वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब आपका नियुक्ति होगा तब ये रेलवे बोर्ड के आधार पर हर एक चीज़ को अच्छी तरह से जांच पड़ताल किया जाएगा, ठीक है। उम्मीदवार को पैनल में शामिल किया जाएगा या वह रेलवे द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का अधिकार रखता हूँ। तो यही बोल रहे हैं, आप इन सब अगर स्टेप को पार कर लेते हैं कि सीबीटी हो गया, पीईटी हो गया, डीवी हो गया या फिर मेडिकल परीक्षण, ठीक है, ये सब पार कर चुके होते हैं, उसके बाद उम्मीदवार पैनल शामिल किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका पहले कंप्लीट आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया और आपको रेलवे में शामिल किया जाएगा नियुक्ति के लिए, ऐसा ये विचार करने के लिए अधिकार रखता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का अधिकार रखता हूँ, ये हम बोल रहे हैं कि ठीक है, मतलब यह नहीं है कि उम्मीदवार को, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया है सामान्य निर्देश, भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश पूर्णतः अंतिम होगा, बस शर्तें हैं कि अभ्यर्थी, ठीक है, क्या क्या मतलब यहाँ पे आपका जो शर्त पूरा होना चाहिए, ठीक है, निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना चाहिए। जो भी आपका आरआरबी क्वालिफिकेशन के जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, मांग रहे हैं या फिर मानदंड रखा है तो वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना है कि ऑनलाइन आवेदन के दौरान नोटिस में निम्नलिखित मानक निर्देशों के अनुसार उनकी उचित तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड किए गए हैं। धुंधले, अयोग्य, गैर मानक फोटो, हस्ताक्षर वाले आवेदनों को भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण में नोटिस किए जाने में आविष्कृत कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यदि आप किसी भी प्रकार के मतलब धुंधला हो गया या फिर सही ढंग से अच्छे से दिख नहीं रहा और प्रेस अगर फोटो या सिग्नेचर आप अपलोड नहीं करेंगे तो वो कभी भी नोटिस, जब भी आरआरबी का नोटिस करेंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे ध्यान जाएगा तो आपको कभी भी अस्वीकार मतलब निरस्त कर दिया जाएगा, यही यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद यही बोल रहा है कि ई कॉल लेटर जारी करने मात्र से यह नहीं मानेगा, जो कॉल लेटर जारी करने से आपका यह नहीं होगा कि उम्मीदवार के आरआरबी के वेबसाइट पर भर्ती अगले चरण के लिए स्वीकार कर ली गई है, ठीक है। तो कॉल लेटर अगर जारी होता है तो आपको ये सुनिश्चित नहीं करना है कि, या फिर ये आप नहीं मान सकते हैं कि आप आगे के जो भी चरण है आपको स्वीकार कर लिया गया। तो परीक्षा के समय उम्मीदवार की परीक्षा देने की अनुमति देने से पहले उनके फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की उपयुक्तता प्रमाणीकरण और वास्तविकता के साथ साथ उनके क्रेडेंशियल की जांच भी की जाएगी, ठीक है। आपका सब कुछ परीक्षा देने से पहले आपका यहाँ पे चेक होगा, फोटो, सिग्नेचर, ठीक है। अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों के साथ साथ उनकी प्रस्तुत जानकारी की प्रमाणिकता का सत्यापन आगामी भर्ती चरणों में पीईटी, मेडिकल परीक्षा दस्तावेज, ये सब किया जाएगा, ठीक है। आपका जो भी जानकारी भरेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स के अनुसार ही भरेंगे, क्योंकि अगला जो भी स्टेप है वो सब आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होना चाहिए और उसी के हिसाब से आपका सत्यापन किया जाएगा। अगर उससे जो अपने डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप कुछ भी दूसरा रखेंगे तो यहाँ पे आपका मान्य नहीं होगा, वो कभी भी निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ उम्मीदवार को अपना नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि मैट्रिकुलर प्रमाण पत्र में दर्ज की गई जानकारी के अनुसार ही आपका जो आवेदन फॉर्म है या खाता बनाने वाला है उसके हिसाब से ही आपको भरना चाहिए, ठीक है। ITI या फिर NAC योग्यता वाले उम्मीदवार ही ITI या फिर NAC प्रमाण पत्र के अनुसार ये विवरण दर्ज करेंगे, ठीक है। जो भी आपका मतलब नाम, जन्म तिथि, मदर नेम, फादर नेम, ये सब आपके मार्कशीट के हिसाब से ही भरेंगे, ठीक है। नाम परिवर्तन के मामले में उम्मीदवार को अपना बदला हुआ नाम और 10वीं कक्षा मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में उल्लेखित नाम ऑनलाइन आवेदन में उचित स्थानों पर अलग से दर्शाना चाहिए। हालांकि अन्य विवरण मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र से मेल खाना चाहिए, ठीक है। ये सब आपका जो नाम है तो आपके प्रमाण पत्रों के साथ मैच होना चाहिए या मेल खाना चाहिए, यही बोल रहा है, ठीक है। ऐसे परिवर्तन की स्थिति में या फिर ऐसे परिवर्तन के लिए आवेदन की तिथि
ऑनलाइन आवेदन की तिथि से पहले ही होना चाहिए, ठीक है। यदि आप ऐसा कुछ चेंज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मामलों में लागू राजपत्र अधिसूचना या कोई अन्य कानूनी दस्तावेज सत्यापन के डीवी के समय प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यदि आपको किसी भी प्रकार का मार्कशीट वगैरह में नाम गलत है, उसको चेंज कराएं तो आपको एफिडेविट करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है कि डीवीसी के समय मैं अपना नाम ये रियल नेम है, ये मेरा मार्कशीट में गलत था और मैं इसको चेंज कराया, इसका प्रूफ आपको दस्तावेज सत्यापन के समय देने के लिए यह बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर और भी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, आप इसको चाहे तो देख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं जो और भी नोटिफिकेशन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये है आपका दक्षता, जो दृष्टि होता है कि आपको कैसे कैसे मतलब कितना दृष्टि का क्षमता होना चाहिए, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं इसका, या फिर पीडीएफ नीचे दिया डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया हूँ, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं जो आपका इंडिया रेलवे है, ठीक है, उसका वेबसाइट भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे नागरिकता, ठीक है। अभ्यर्थी में से कोई एक होना चाहिए, इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। पहला है भारत का नागरिक हो, या फिर नेपाल का नागरिक हो, भूटान का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में शरण लेने के इरादे से आया था, भारत में स्थायी रूप से बस जाना, या फिर भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका देशों या फिर युगांडा, संयुक्त गणराज्य, तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जयरे, ठीक है, इन सब मतलब से प्रवास कर आया हो, ये सब का भी आप मतलब यदि इन सब देशों से कोई प्रवासी करके भारत बसे हैं तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जो भारत सरकार के पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा, किंतु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक प्रमाण पत्रों जारी किए जाने के बाद ही दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आप पेपर दे सकते हैं, यदि बाद में आप इनका पूर्ण रूप से आप सब कुछ पास कर लेते हैं तो नियुक्ति के टाइम जो भी मतलब भारत सरकार के जो जरूरी दस्तावेज हैं वो कंप्लीट होने पर ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। सामान्य रूप से निर्धारित आयु और इस CEN के लिए जो लागू हैं उनके लिए आयु, ठीक है। तो यहाँ 18 से 33 वर्ष दिया है और जो 18 से 36 वर्ष के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह नोटिफिकेशन है, और यहाँ पे देख सकते हैं समुदाय लिखा है, यहाँ कैटेगरी लिखा हुआ और यहाँ आयु पे अधिकतम छूट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ OBC नॉन क्रिमिनल, ठीक है, तो इसको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ SC और ST लिखा हुआ है, यहाँ 5 साल छूट है ST और SC के लिए। यहाँ पर भी भूतपूर्व सैनिक जिनके पास कम से कम 6 साल सत्यापन की महीनों की सेवा, ठीक है, ऐसे करके यहाँ EWD के लिए भी 3 वर्ष या फिर आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग दिया 6 वर्ष है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका और भी बेंचमार्क वगैरह ये क्या विकलांगता वगैरह भी दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और भी है यहाँ पे वे अभ्यर्थी जो रेलवे संगठन के अर्ध प्रशासनिक कार्यालय जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियाँ और संस्था में कार्यरत हैं, ये सब भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका जन्मतिथि भी अगर कब से कब तक है वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे शुल्क की बात करते हैं, ठीक है। अब अभ्यर्थी श्रेणी और यहाँ पे शुल्क है, तो यहाँ लिखा हुआ है नीचे जो मतलब क्रमांक दिया है उल्लेखित रियासती श्रेणी को छोड़कर सभी उम्मीदवार जैसे SC ST OBC ये सब अगर छोड़ के बाकी सभी जनरल हो गए या फिर OBC हो गए, ठीक है, उन सबको यहाँ पे 500 रुपया का शुल्क पेमेंट करना होगा, ठीक है। यहाँ PWD हो गया, महिला हो गया, ट्रांसजेंडर, भूतपूर्व सैनिक और SC ST अल्पसंख्यक समुदाय, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग या फिर EBC, ठीक है, से संबंधित उम्मीदवार के लिए आपको यहाँ पे 250 रुपया का पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो आपके जो जनरल स्टूडेंट हैं उनके लिए 500 रुपया का शुल्क पेमेंट करना होगा, ठीक है। यहाँ इस शुल्क से संबंधित हैं 500 में से 400 की राशि यथावत समय वापस कर दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो परीक्षा का जो शुल्क है 500 रुपया, ठीक है, यहाँ जनरल के लिए। तो जब आप एग्जाम देंगे तो यहाँ पे 500 में से आपको 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। ये देख पा रहे हैं 400 रुपया की राशि यथावत आप परीक्षा जब एग्जाम देंगे उसके बाद आपको 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पर भी दिया है जैसे SC ST OBC जो भी ये कैटेगरी है इन लोग
तो इन लोग भी जब एग्जाम देंगे तो इनका 250 रुपया वापस कर दिया जाएगा। जो भी फीस आपका यहाँ कटेगा वो सब रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ 250 रुपये का शुल्क CBT में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क काटकर यथा समय वापस कर दिया जाएगा। जैसे ही आप एग्जाम अटेंड करते हैं तो उसके जो भी मतलब बैंक शुल्क है वो आपको काट के बाकी पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यह शुल्क के बारे में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है। जो भी मतलब मेन जानकारी है उसको मैं आप लोगों के सामने बता दिया हूँ, ठीक है। और भी जानकारी है बट लेकिन वो सब आपको बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को आप स्वयं से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भर्ती की प्रक्रिया है इस प्रकार से होगा, ठीक है। कंप्यूटर आधारित परीक्षण CBT, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षण PET, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन DV और चिकित्सा परीक्षण EMI, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो भर्ती का प्रक्रिया इस प्रकार से होगी, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे सबसे मेन है सिलेबस, ठीक है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT, तो सभी पात्र उम्मीदवार को RRB RRC की वेबसाइट से उम्मीदवार द्वारा डाउनलोड किए जाने वाले ई-कॉल लेटर के अनुसार निर्धारित तिथि समय और स्थान पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट से गुजरना होगा। ई-कॉल लेटर डाउनलोड की जानकारी वेबसाइट के साथ समय समय उम्मीदवार के पंजीकृत ईमेल ID के माध्यम से भी दी जाएगी, ठीक है। जो वेबसाइट के साथ साथ आपका जो भी मेल रजिस्टरकरण में दिए हैं तो सब में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। CBT के लिए परीक्षा की अवधि और प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार दी गई है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करना जरूरी है, ठीक है। तभी आप इसकी लाइन को पकड़ सकते हैं और इसकी तैयारी को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ परीक्षा अवधि मिनटों में दिया है, ठीक है। 90 मिनट में दिया हुआ है। यहाँ प्रश्नों की संख्या प्रत्येक 1 अंक का है, ठीक है। जो एक प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा, ठीक है। यदि आप इसके गलत नेगेटिव मार्क भी है, 1 मार्क अगर अंक आंसर गलत करते हैं तो 1/3 नंबर काटा जाएगा, मतलब 3 गलती पे 1 नंबर काटा जाएगा, ठीक है। यहाँ सामान्य विज्ञान जनरल साइंस आएगा, ठीक है। उसके बाद मैथ्स है, उसके बाद सामान्य बुद्धि तर्क है, ठीक है। उसके बाद सामान्य जागरूकता और समसामयिक मामले हैं। इस प्रकार से यहाँ पे टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ टोटल 90 मिनट का समय दिया हुआ है, ठीक है। सामान्य विज्ञान कितने का आएगा? 25 नंबर का आएगा। मैथ्स भी 25 नंबर का आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये 25, ये 25, 100। उसके बाद यहाँ सामान्य बुद्धि और तर्क ये 30 नंबर का आएगा, और सामान्य जागरूकता और समसामयिक मामले ये 20 नंबर का आएगा, ठीक है। तो ये 20 नंबर यहाँ से आएगा, ये 30 नंबर यहाँ से आएगा, ठीक है। मैथ से 25 नंबर आएगा और 25 नंबर सामान्य विज्ञान से आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 25 प्लस 25 प्लस फिर यहाँ पे 30 प्लस फिर यहाँ 20 बराबर 100 नंबर, ठीक है। 100 नंबर मात्र आपको कितना? 90 मिनट में, ठीक है। 90 मिनट में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 90 मिनट में कंप्लीट करना मतलब यहाँ पे 1.5 घंटा, ठीक है। तो आपको 1.5 घंटा में इसको कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से यह दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/3 अंक गलत मार्क पे काटा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टिंग है समुदाय का वो इस हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी देख सकते हैं इसका शॉर्ट लिस्टिंग का कैसा मतलब जो निकालेंगे। 120 मिनट हो गए। पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए स्क्राइब से 7 परीक्षा की अवधि देखो यहाँ पे दिया हुआ है। जो दिव्यांग है उनके लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल है उनको 90 मिनट का दिया जाएगा, और जो विकलांग है उनको 120 मिनट मतलब सीधा उनको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जो जनरल है उनको 40% स्कोर करना चाहिए, ठीक है। EWS के लिए भी 40, OBC के लिए 30% लाना चाहिए, SC के लिए भी 30 और ST के लिए भी 30% इसको नंबर स्कोरिंग करना चाहिए, ठीक है। यदि जैसे कि जैसे टोटल 100 नंबर का है ना, तो 100 नंबर का तो यहाँ आपको जैसे ST का है 30 है, ठीक है। तो हमको कितना परसेंट लाना चाहिए? यहाँ पे 30 नंबर लाना चाहिए, ठीक है। तो आपका CBT निकल जाएगा, समझ लेना, ठीक है। इनको 40 नंबर लाना है, इनको भी 40 नंबर लाना है, इनको 30, जहाँ भी 30% लिखा हुआ है तो उनको 30 नंबर लाना जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इनके लिए 40 लाना, इनके लिए भी 40, इनके लिए 30, इनके लिए भी 30, इनके लिए 30। उसके बाद आप क्या यहाँ पे PET के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे, मतलब इस प्रकार से आप यहाँ नंबर स्कोरिंग कर सकते हैं, ठीक है।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सिलेबस यहाँ दिया हुआ है कि कौन से मतलब सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक में आपका पूछा जाएगा, वो सब दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ जैसे यहाँ गणित, संख्या प्रणाली है, बोर्ड मास है, दशमलव, भिन्न है, एलसीएम है, एचसीएफ है, ठीक है, अनुपात और अनुपात और अनुपात दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये पूरा गणित का दिया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी नीचे और भी मतलब जैसे सामान्य ज्ञान वगैरह भी दिया है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं, इसकी पीडीएफ भी, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप, और यहाँ आवेदन कैसे करेंगे उसके बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर पूछें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ, और मैं इसी चैनल में ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे वो भी मैं आपको इसी चैनल में ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है। और भी दोस्तों के साथ शेयर करना है तो कर दीजिएगा। जो भी मैं बताया हूँ तो बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टाइम मैं ये बताने वाला हूँ कि फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, और इसके सिलेबस के बारे में भी हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। और उसके बाद जो पीईटी का है वो भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है, फिजिकल के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।